99% लोग नहीं जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या कार्य करता है। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर यह क्या कार्य करता है, लेकिन उससे पहले आइए इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। तो सन 1800 की सदी में अमेरिकी जनगणना करने में बहुत लंबा समय लगता था और जगह जगह से लोगों के डेटा को लेकर उन्हें मैनुअली एनालाइज किया जाता था, जिसमें बेहद लंबा समय लगता था। अमेरिका की 1880 की जनगणना में करीब 2 साल लगे थे। इसके बाद इसी समय यूएस असेंबली ने हर 10 साल में इसे करने का निर्णय लिया, जिसके बाद इस काम में और भी ज्यादा स्टाफ और तेज गति से रिकॉर्ड बनाने की जरूरत पड़ने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए हरमन होलेरिथ ने ऐसे मशीन बनाई जिससे बेहद कम समय में इस जनगणना के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में जैसे एज, जेंडर, रेस वगैरह को समराइज करके रिकॉर्ड किया जा सकता था, जैसे किसी एरिया में कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं। यह करने के लिए ऐसे कार्ड बनाए जाते थे जिसमें पंच होल होते थे और यह होल विभिन्न तरह का डेटा होता था। फिर इन कार्ड को यह मशीन रीड कर लेती थी और दर्शाए गए एनालॉग में सुई आगे बढ़ जाती थी। यह घड़ियां विभिन्न ग्रुप की होती थी। कई कार्ड रीड करने के बाद इस डेटा को मैन्युअली लिख लिया जाता था और इसके साथ ही उस कार्ड को रखने के लिए एक स्पेसिफिक बॉक्स भी खुल जाता था और इस तरह 2 कार्य एक साथ किए जा सकते थे। पहला डेटा को समराइज करना और दूसरा उन कार्ड्स को सॉर्टिंग करना जिसे बाद में एनालाइज किया जा सके। यह मशीन 7000 कार्ड तक को रीड करके उसकी समरी को एनालॉग पर दिखा सकती थी। इसके बाद इसे रीसेट करके दोबारा से उपयोग में लाया जाता था और इस तरह से उस समय इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए समय को बहुत हद तक कम कर दिया गया था। जिसके बाद हरमन होलरेथ ने इस मशीन को मैन्युफैक्चर करने की कंपनी बना ली और इस मशीन का कार्य सिर्फ जनगणना में ही नहीं किया गया, बल्कि इसका उपयोग कई कंपनियों ने अकाउंटिंग और ट्रैकिंग इन्वेंट्री में करना शुरू कर दिया था। उस समय और भी कंपनियां थी जो कि ऑफिस से रिलेटेड चीजें बनाती थी। इनमें से 4 कंपनियों को 1911 में चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट ने स्टॉक एक्विजिशन के माध्यम से जोड़कर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया, यानी CTR। यह कंपनी ऐसी ही टेबुलेटिंग मशीन बनाकर बेचती थी। जैसा कि बताया कि यह मशीन न सिर्फ जनगणना में उपयोग होती थी, बल्कि इसका उपयोग दूसरी कंपनियों ने भी करना शुरू कर दिया था। इस वजह से इस मशीन की काफी बिक्री होना शुरू हो गई थी। जब इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा तो इसे और भी उन्नत किया जाने लगा और इसी मशीन के अपग्रेडेड वर्जन निकाले जाने लगे। इसके साथ ही इस मशीन में और भी ज्यादा फीचर्स जुड़ने लगे, जैसे पंच होल कार्ड में कोडेड नंबर को काउंट करना, उन्हें प्रिंट करना। यह फीचर 1920 के दशक में आया, क्योंकि पहले जो मशीनें थी वे सिर्फ कार्ड को रीड करके उन्हें एनालॉग पर शो कर देती थी, जिसे मैनुअली लिख लिया जाता था। लेकिन अब नए फीचर से यह प्रिंट किया जा सकता था। इन नए नए फीचर्स की वजह से जनगणना के ऑफिस में मशीनों को भी रिप्लेस कर दिया जाता था, जिससे इसे बनाने वाली कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से भारी मुनाफा होता था। सन 1924 में इस CTR कंपनी का नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया, यानी IBM। हाँ, यह वही है जो आज बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और यह कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें बनाती है। उस समय यह कंपनी अपनी मशीनों में लगातार अपग्रेड करती जा रही थी, जिस वजह से दूसरी कंपनी इसकी टक्कर में ही नहीं थी। IBM ने सन 1929 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी मशीन बनाई और इसे अपग्रेड करते हुए ऐसा फीचर जोड़ा जो कि काफी हैरान करने वाला था, और यह पहली ऐसी मशीन थी जो ऐसा कुछ कर सकती थी। दरअसल एंडीकॉट न्यूयॉर्क में स्थित IBM कंपनी के CEO थॉमस जे वाटसन का कोलंबिया के प्रोफेसर बेन वुड से मिलना जुलना था और प्रोफेसर ने ही CEO वाटसन से कहा कि इन मशीनों को बना बना के बेचने के बजाय इसका उपयोग गणित की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया जाए। जिसके बाद उन्होंने IBM के इंजीनियर्स जेम्स ब्रेस और जॉर्ज डेली से ऐसा करने को कहा। तब उन्होंने ऐसी बेहद बड़ी मशीन बनाई जो कि स्क्वायर नंबर्स को जोड़ सकती थी, किसी नंबर के स्क्वायर का मान बता सकती थी। साथ ही यह पहली ऐसी पंच कार्ड मशीन थी जो कि डायरेक्ट घटा भी सकती थी और कई प्रोडक्ट्स को तुरंत जोड़ देती थी, जिस वजह से इसे न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने सुपर कंप्यूटिंग कहा और यहाँ से अत्यधिक तेजी से गणना करने वाले कंप्यूटर्स को इस शब्द से नवाजा जाता है। और इस तरह IBM ने 1949 तक तेजी से गणना करने वाली पंच कार्ड टेबुलेटर्स बनाए। यह मशीनें इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी, मतलब इन्हें चलाने के लिए स्विच, रिले और गियर की जरूरत पड़ती थी। वैसे ये मशीनें बढ़िया कार्य करती थी, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रगति होने लगी थी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि ट्रांजिस्टर की वजह से इनमें गणना करने के लिए लगभग ऑटोमेटिक कार्य हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी। जैसे 1942 से 1945 के बीच एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एनिग्मा, कोलोसस और एनिक जैसे कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इनमें वैक्यूम ट्यूब और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया गया था, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से ज्यादा तेज गति से कैलकुलेशन कर सकते थे। और उस समय ये मशीनें बहुत तेजी से गणनाएं करने लगी थी, इसलिए जाहिर सी बात है उन्हें उस समय का सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। कोलोसस साइफर को डिकोड कर सकता था और एनिक कंप्यूटर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट कर सकता था। इसके साथ ही इसमें प्रोग्रामिंग करके विभिन्न कैलकुलेशन करवाए जाते थे। यह प्रोग्रामिंग स्विच के ऑन और ऑफ करने से होती थी। इनपुट को देने के लिए IBM कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि इस कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी नहीं थी, इसलिए
आउटपुट प्राप्त करने के लिए IBM पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इन्हें IBM अकाउंटिंग मशीन में डालकर प्रिंटेड आउटपुट प्राप्त किया जाता था और मेमोरी के लिए इन कार्ड को रख लिया जाता था। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर भी अपग्रेड होने लगे, जिसके बाद ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर भी बनना शुरू हो गए थे। इनमें भी समय के साथ साथ और भी तेजी से गणना करने वाले कंप्यूटर आने लगे। जैसे 1960 में क्रे ने ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर बनाया, जो रिलीज के बाद दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था। IBM ने भी इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था और इस कंपनी ने भी ऐसे कई कंप्यूटर्स बनाए जो तेजी से गणना कर सकते थे। लेकिन सेमोर क्रे ने CDC सीरीज के माध्यम से फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाए। वैसे कंपनी मैनेजमेंट का मानना था वे इन मशीनों को कमर्शियल और बिजनेस के तौर पर बनाए, लेकिन क्रे कुछ और ही चाहते थे। वे दुनिया का सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर बनाना चाहते थे। जिसके बाद उन्होंने और 30 इंजीनियर्स ने मिलकर CDC 6600 बनाकर सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर बना दिया, जो सही मायने में एक सुपर कंप्यूटर था, जिसकी टक्कर IBM भी नहीं ले सका, क्योंकि यह कंप्यूटर 4 IBM 7094 कंप्यूटर के बराबर गणना कर सकता था। फिर तो क्रे ने कई सुपर कंप्यूटर्स बनाए। इनमें समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुआ, जैसे जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के बजाय सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके इस्तेमाल से गणना करने में बेहद तेजी आई और साथ ही हीट प्रॉब्लम भी कम हुई। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और क्षमता भी बढ़ती चली गई, और साथ में इसे बनाने वाली कंपनियां भी। तो ये तो रहा इसका इतिहास। इससे पहले कि यह बात करें कि इनका उपयोग क्या है, आइए जानते हैं कि आजकल के सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए, ये जो हमारे घरों में कंप्यूटर्स और मोबाइल होते हैं, उनमें भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जो छोटे मोटे सिमुलेशन और उनके जो 3D विजुअल्स होते हैं, वो तो GPU की मदद से किए जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े सिमुलेशन जो होते हैं, उन्हें इन कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर्स अरबों खरबों कैलकुलेशन मात्र 1 सेकंड में कर देते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं, इनमें बेहद ही पावरफुल CPU और GPU लगे होते हैं, जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन को एक साथ करने में सक्षम होते हैं। हमारे कंप्यूटर में 1 या 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं, जो कि एक साथ खरबों कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रोसेसर्स के साथ साथ इसमें रैम भी बहुत सारी लगी होती है, जो कि कैलकुलेशन पर काम करने वाले डेटा को स्टोर करता है, ताकि यह उन्हें जल्दी से लोड कर सके। चूँकि HDD हार्ड डिस्क में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एक्सेस करने के लिए इसमें देर लग सकती है, इसलिए जल्दी से एक्सेस करने के लिए सभी कंप्यूटर्स में रैम लगाई जाती है। इसके साथ ही आउटपुट के डेटा को स्टोर करने के लिए HDD का इस्तेमाल किया जाता है, और कई हार्ड डिस्क को मिलाकर एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें इतने बड़े डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर में लगे हुए कई प्रोसेसर एक स्पेशल कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो एक बेहद बड़ी कैलकुलेशन को सुपर कंप्यूटर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। फिर इन छोटे छोटे टास्क को हर प्रोसेसर एक साथ पूरा कर देता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो यह ऐसा है, जैसे घर की सफाई करने में एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा समय लेगा, लेकिन कई लोग उसी घर की अलग अलग जगह पर सफाई करेंगे तो समय थोड़ा कम लगेगा। तो इस तरह बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रोसेसर उस पर काम करते हैं और एक साथ परिणाम भी दे देते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम को भी पैरेलल प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है, ताकि इसका इस्तेमाल वे पूरी तरह से कर सकें। जब इन्हें चलाया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती है, और इसकी प्रोसेसिंग पावर की वजह से यहाँ पर गर्मी भी बहुत बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे एडवांस लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इसकी क्षमता को नापने के लिए फ्लॉप्स का उपयोग किया जाता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कहा जाता है। इसमें भी कई लेवल्स होते हैं, जैसे किलो फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स और एक्सा फ्लॉप्स। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर फ्रंटियर सिस्टम है, जो USA का है। इसकी कीमत 5000 करोड़ है। इसकी क्षमता 1194 पेटा फ्लॉप्स है। मतलब यह है कि यह 1194 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कर सकता है। यह सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। भारत का सुपर कंप्यूटर एरावत है, जिसकी स्पीड 13 पेटा फ्लॉप है, जो कि लिस्ट में 75वें स्थान पर आता है। अब बात करते हैं कि आखिर यह क्या कार्य करते हैं, आइए जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल या न्यूज पर मौसम की जानकारी दी जाती है कि कल का तापमान कैसा रहेगा, हवा की गति कितनी होगी, बारिश कब होगी। तो इन सब की भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाती है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर तरह तरह के सेंसर लगे होते हैं, और वेदर के लिए सैटेलाइट्स भी होती हैं। इन सेंसर्स और सैटेलाइट के माध्यम से अलग अलग जगहों की मौसम की जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे हवा की रफ्तार, आर्द्रता, टेम्परेचर, बादल वगैरह वगैरह। इन सभी डेटा को अलग अलग जगह से लेकर सुपर कंप्यूटर में सारा डेटा फीड किया जाता है। फिर इसमें मौजूद एल्गोरिदम के माध्यम से वैसा ही एनवायरनमेंट तैयार कर दिया जाता है, और फिजिक्स के नियम के हिसाब से जब उसे आगे बढ़ाकर देखा जाता है तो आने वाले मौसम की जानकारी प्राप्त हो जाती है।
जिसे बाद में विभिन्न पब्लिक प्लेटफॉर्म में दे दिया जाता है, जो कि दैनिक जीवन में बेहद उपयोगी होता है, जैसे खेती, बाढ़ और तूफान की जानकारी, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित किया जा सके। इस मौसम की जानकारी से एयरलाइन की रूट डिसाइड करने में भी सुविधा होती है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग न्यूक्लियर वेपन सिमुलेशन में भी किया जाता है, क्योंकि आज के समय यदि न्यूक्लियर टेस्ट किए जाएं तो इससे प्रकृति को काफी नुकसान होगा। इसलिए इन टेस्ट को फिजिक्स के हिसाब से सिमुलेट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दरअसल दवाइयों के केमिकल फार्मूला को बनाकर यह चेक किया जाता है कि इसका बॉडी पर क्या असर होगा। साथ ही साथ अब तो AI के माध्यम से नई नई दवाइयों की डिस्कवरी भी की जा सकती है। जैसे टोक्यो 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत जापान की फार्मा कंपनी अपने ड्रग्स का परीक्षण करती है। फिर आता है एरोडायनेमिक सिमुलेशन। सुपर कंप्यूटर की मदद से स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट और उसके मिशन को प्रेडिक्ट किया जाता है और उसी हिसाब से रियल वर्ल्ड में उसे बनाया जाता है। इससे मिशन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे नासा रिसर्च सेंटर भी अपने मिशन के लिए इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है। नासा ने ब्लैक होल का 3D सिमुलेशन बनाया, जो कि सुपर कंप्यूटर से ही बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मूवी बनाने के लिए भी किया जाता है। दरअसल ये जो मूवी में VFX और 3D मॉडलिंग की जाती है, उन्हें रेंडर करने में बहुत समय लगता है और सुपर कंप्यूटर की मदद से ही उसका समय कम किया जाता है और इसे हाई रेजोल्यूशन में रेंडर किया जाता है। जैसे पिक्सार अपने एनिमेशन को रेंडर करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।